मेरा इस कस्बे में ठहरने की वजह सिर्फ शदीद गर्मी थी। मैं कई घंटों से गाड़ी चला रहा था और अब मुझे शिद्दत से बेर की तलब महसूस हो रही थी। आर्क टाउन के 20 मील बाद तक कोई और आबादी नहीं थी। इस वक्त मुझ में 20 मील और सफर करने का हौसला नहीं था। कस्बे में दाखिल होते हुए मैंने ये बोर्ड पढ़ा, आर्क टाउन, आबादी 10,000। मैं कस्बे में दाखिल हुआ। कस्बा बाकायदा मंसूबे के तहत बसाया गया था। मैं गलियां और सड़कें सरसरी नजरों से देखता जा रहा था और ये सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि 10,000 की आबादी के कस्बे में उल्लू बोल रहा है। ऐसा सन्नाटा तो जंगल में होना चाहिए। अलबत्ता कहीं कहीं किरियाने की कोई दुकान नजर आ जाती थी, मगर जब मैं कस्बे के वस्त में पहुंचा तो सारी हैरानी दूर हो गई। कस्बे की सारी रौनक उसके वस्ती चौराहे में सिमट आई थी। चौराहे के चारों तरफ अहम दफातर थे, खरीदारी के मराकज थे, होटल और रेस्टोरेंट थे। सबसे पहली मेरी नजर बुश रेस्टोरेंट पर पड़ी, जो दरअसल एक बार था। चौराहे में तिल धरने की जगह नहीं थी। ज्यादातर मर्द नीले रंग के लंबे कोट पहने हुए थे। औरतों का पसंदीदा लिबास लंबे लंबे स्कर्ट थे। ऐसा मालूम होता था कि सारा कस्बा खरीदो फरोख्त के लिए घरों से निकलकर यहां जमा हो गया है। चौराहे पर किसी भी जगह गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। बेशुमार गाड़ियां चौराहे का तवाफ कर रही थीं, ताकि किसी और गाड़ी के हटते ही उसकी जगह पर कब्जा जमा लें। मेरी गाड़ी भी तवाफ करती हुई गाड़ियों में शामिल हो गई। प्यास के सबब मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मेरी नजरें बार बार बुश रेस्टोरेंट की तरफ उठ रही थीं। मैंने चौराहे के 2 चक्कर लगाए, फिर मौका पाते ही मैं एक गली में दाखिल हो गया। गली में भी दूर तक मोटरें खड़ी थीं। मुझे बहुत दूर जाकर गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली। मैंने बुश रेस्टोरेंट में दाखिल होकर सरसरी सा जायजा लिया। वो एक कुशादा मुस्ततील हॉल था। हर तरफ मेजें और कुर्सियां मौजूद थीं। एक दीवार के साथ बार बना हुआ था। हॉल में खुशगवार खुनकी थी और हर मेज पर कोई ना कोई बैठा हुआ था। अंदर कोई वेटर नहीं था। यानी अगर आपको कुछ दरकार है तो खुद ही ज़हमत फरमाएं। बार के सामने मजमा लगा हुआ था। मैं भी आंखें बंद करके उसमें घुस गया। एक बार अटेंडर बदहवासी से जल्दी जल्दी लोगों की फरमाइशें पूरी कर रहा था। मैं किसी न किसी तरह पसीने से शराबोर बियर का एक गिलास हासिल करने में कामयाब हो गया। इत्तफाक से उसी वक्त मशरकी कोने में एक मेज खाली हुई। मैंने फौरन उस पर कब्जा जमा लिया। ठीक उसी वक्त एक 21-22 साल नौजवान भी बियर का गिलास संभाले मेज तक पहुंचा। हम दोनों रुककर एक दूसरे को देखने लगे। मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसकी हिम्मत बंध गई। उसने लजाजत से पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं जनाब? तशरीफ रखिए, बहुत जगह है, हम दोनों यहां बैठ सकते हैं, मैंने कहा। वो लड़का मुस्कुराया और कुछ शर्मीले अंदाज में कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। वो एक दुबले पतले जिस्म का लड़का था। उसका लिबास माकूल था। उसने जैकेट पहनी हुई थी। मेरा ख्याल है उसका वजन 130 पाउंड से ज्यादा नहीं था। वो चेहरे से बुज़दिल और ईमानदार नजर आता था। ऐसे आदमी बहुत कामयाब फनकार साबित होते हैं। फनकार से मेरा इशारा उन चालबाज लोगों की तरफ है जो अपनी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए दूसरों से रकमें ऐंठते हैं। खुद मैं भी इसी किस्म का एक फनकार हूं, लेकिन मेरी सूरत से ईमानदारी नहीं टपकती। आप शायद यहां नौवारिद हैं? नौजवान ने बियर की चुस्की लेते हुए कहा। हां, मैंने जवाब दिया। मैं यहां जरा आराम करने के लिए ठहरा हुआ हूं। अच्छा कस्बा मालूम होता है, किस कदर चहल पहल है यहां। चहल पहल? नौजवान ने तल्ख लहजे में कहा। आपको मालूम है यहां के बच्चों का महबूब मशगला क्या है? आग लगने पर खतरे की जो घंटी बजाई जाती है, वो घंटी बजाते रहना इनका खेल है। कभी कभी दिन में कई कई बार खतरे की घंटी बजती है। जब आग बुझाने वाली गाड़ियां सायरन बजाती हुई घंटी के पास पहुंचती हैं तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, ना कहीं से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। बच्चे घंटी बजाकर इधर उधर छुप जाते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। इन बेचारों के लिए इस मनहूस कस्बे में इसके सिवा कोई मशगला है भी तो नहीं। मुमकिन है बच्चों के साथ ऐसा हो, लेकिन बड़े तो यहां बहुत खुश नजर आते हैं, मैंने कहा। जी हां, जरूर। कम से कम बुश का बार हमेशा ग्राहकों से भरा रहता है, लेकिन पूरे कस्बे में इस चौराहे के सिवा आप कहीं नहीं जा सकते। तफरीह की कोई जगह नहीं है, वक्त गुजारी के लिए कोई मशगला भी नहीं है। जरा अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाइए, आपको हर तरफ कानों में काम करने वाले मजदूर नजर आएंगे। कानकुन? मैंने हैरत भरी नजरों से करीबी मेजों पर बैठे हुए मजदूरों की तरफ देखा। मैं तो इन्हें किसान समझ रहा था। हमारे कस्बे की वाहिद सनत
कानें हैं। ये सब लोग इन्हीं में मुलाजिम हैं। जिस रोज ये कानें बंद हुई, कस्बा वीरान हो जाएगा। हमारे गिलास खाली हो गए तो मैंने नौजवान को एक गिलास बियर और पीने की दावत दी, जिसे उसने बड़ी उजलत से कबूल कर लिया। मुझे शुबा होने लगा कि शायद इसकी जेब बिल्कुल खाली है। बियर के 2 गिलास पर उसने अपना तारुफ कराया। उसका नाम एंडी था। मैंने उसे अपना नाम जैक्सन बताया, हालांकि मेरा असल नाम फ्रेड है। मैंने गुज़िश्ता दिनों चंद शराबखाने लूटे थे। पुलिस मेरी तलाश में थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि मेरे इन छोटे मोटे कारनामों की शोहरत इस कस्बे तक नहीं पहुंची होगी। फिर भी सही नाम बता के किसी किस्म का खतरा मोल लेने से क्या फायदा। क्या तुम भी कान में मुलाजिम हो एंडी? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, अलबत्ता मेरे वालिद वहां मुलाजिम हैं। तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, फिलहाल तो बेकार हूं, एंडी ने जवाब दिया। मैंने कुछ अरसे एक दुकान में मुलाजमत की थी, लेकिन वहां तनख्वाह बहुत कम थी। यहां तो अगर किसी को कुछ कमाना है तो बस कान में काम करे। खूब, तो गोया साहबजादे अब तक बाप की रोटियां तोड़ रहे हैं। मैंने सोचा, ऐसे लड़के आसानी से आलयकार बनाए जा सकते हैं। एंडी ने दीवार घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। ठीक 5 बजे इस बार का मालिक बुश रकम का थैला लेकर बैंक जाएगा। वो वक्त का इतना पाबंद है कि आप उसे दफ्तर से निकलते देखकर अपनी घड़ी मिला सकते हैं। वो देखिए, बावर्ची खाने के बराबर जो दरवाजा नजर आ रहा है, आप उस पर नजर रखिए। ठीक 5 बजे वो दरवाजा खुलेगा। एंडी ने एक दरवाजे की समत आंखों से इशारा करते हुए कहा। मैंने उस तरफ देखा। चंद लम्हों बाद वो दरवाजा खुला। अंदर से एक बेहद मोटा और पस्ताकत आदमी निकला। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। उसके हाथ में कैनवस का बना हुआ एक थैला था। वो हमारे करीब से गुजरता हुआ बाहर चला गया। दरवाजा खुलते ही मेरी नजर अंदर गई। वो एक छोटा सा दफ्तर था। एक मेज और चंद कुर्सियां नजर आ रही थीं। मैंने सवालिया नजरों से एंडी की तरफ देखा। एंडी ने मेरी नजरों का मतलब समझते हुए कहा, हर जुमे को बुश हफ्ते भर की आमदनी बैंक में जमा कराता है। आज हमारे यहां बैंक 6 बजे तक खुले रहते हैं। वो हर जुमे को ठीक इसी वक्त अपने दफ्तर से निकलता है। उसके हाथ में आपने जो थैला देखा था ना, रकम उसी में होती है। बेहद खतीर रकम है। एंडी के लहजे की तलखी ने मुझे चौंक कर उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। मैं हमेशा मौकों की तलाश में रहता हूं। इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल कर लेने में कोई हरज नहीं था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस थैले में नकद रकम से ज्यादा चेक होते होंगे। मजदूरों को तनख्वाह चेक के जरिए मिलती होगी। मजदूर बैंक से चेक बुनाने के बजाय बुश को दे देते होंगे। मेरा अंदाज बहुत सरसरी था। एंडी ने इनकार में सर हिलाया। कंपनी मजदूरों को तनख्वाह नकद अदा करती है। मुमकिन है थैले में एक आध चेक भी होता हो, मगर ज्यादातर करेंसी नोट ही भरे होते हैं। एंडी का लहजा इस मर्तबा फिर तल्ख था। ऐसा मालूम होता था जैसे उसने बुश को थैले के बोझ से निजात दिलाने के बारे में काफी गौर किया हो। मैंने फजा में एक मौसमियाती गुब्बारा छोड़ा। फिर तो बुश बड़ा अहमक है। हफ्ते भर की कमाई यहां रखी रहती है। अगर कोई शख्स रात के वक्त फनकारी दिखा जाए तो सिर्फ एक रिवॉल्वर काफी होगा। जो 2-4 गाहक यहां मौजूद होंगे, वो भी बुश के साथ दीवार से चिपक जाएंगे। ऐसी कोई रात यहां नहीं आती जब सिर्फ 2-4 गाहक हों। बुश जब रात गए दरवाजा बंद करता है, उस वक्त भी ये बार गाहकों से भरा रहता है। दरअसल कानों में 2 शिफ्टें चलती हैं। हर मजदूर या तो पहली शिफ्ट में काम करता है या आखिरी शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट के मजदूर ड्यूटी शुरू होने तक बेकार रहते हैं। और इस मनहूस कस्बे में वक्त गुजारी के लिए कोई और जगह भी नहीं है। मजदूर यहां आकर बैठ जाते हैं। पहली शिफ्ट के मजदूर भी ड्यूटी से छूटते ही सीधे यहां आ जाते हैं। 50-60 मजदूरों की मौजूदगी में बुश पर रिवॉल्वर तानने की जुर्रत कौन कर सकता है? आपको शायद तजुर्बा नहीं है। ये मजदूर न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। रिवॉल्वर को छोड़ें तो अब से भी नहीं डरते। अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो ये उसे पकड़कर रिवॉल्वर चबाने पर मजबूर कर देंगे। कम से कम मैं कभी यह खतरा मोल लेने की कोशिश नहीं कर सकता। आखिर रात को किसी वक्त तो बार बंद होता होगा। उस वक्त कोई चोर नकब लगाकर रकम साफ कर सकता है? मैंने पूछा। एंडी हंसने लगा। क्या आपने इस बार के दरवाजों पर गौर किया है? सब दरवाजे 3 इंच की मोटी ओक की लकड़ी के बने हुए हैं। रात को दरवाजे के पीछे वो लंबी मेज लगा दी जाती है जो इस वक्त बार का काम दे रही है। इसके अलावा बगली दरवाजे के अंदर आनी सलाखों का एक और दरवाजा है। उसमें इतना बड़ा ताला होता है
कि उसे खोलना और तोड़ना किसी के बस का काम नहीं है। और अगर कोई शख्स ये तमाम रुकावटें दूर करता हुआ अंदर आ भी जाए तो रकम पर हाथ साफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि रकम एक भारी भरकम तिजोरी में बंद रहती है। तिजोरी में नंबर वाला ताला लगा हुआ है, जिन नंबरों का इल्म सिर्फ बुश को है। तिजोरी उठाकर ले जाना भी नामुमकिन है, क्योंकि वो बुश के दफ्तर में जमीन के अंदर नस्ब है। एंडी शायद बुश की रकम हथियाने के मंसूबों पर हर जाविये से गौर कर चुका था। मैंने सोचा हो सकता है ये इसका वक्त गुजारी का मशगला हो। मुझे इसमें छुपे हुए फनकार की रूह नजर आने लगी थी। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जब बुश बड़ा दरवाजा अंदर से बंद करके बगली दरवाजे से बाहर जा रहा हो तो कोई डाकू उसे वहीं धर ले और रिवॉल्वर की नाल पर उसे वापस दफ्तर आकर तिजोरी खोलने पर मजबूर कर दे। जाहिर है उस वक्त बुश तन्हा ही होता होगा। आप चूंकि नौवारिद हैं, इसलिए आपके जहन में यह ख्याल आ गया। एंडी ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि इस बार का बगली दरवाजा थाने के सामने खुलता है, जहां डिप्टी इंस्पेक्टर एक खिड़की के सामने बैठा रहता है। खिड़की से बगली दरवाजा साफ नजर आता है। रोजाना बुश जब बगली दरवाजा बंद करके घर जाता है तो फजा में हाथ लहराकर डिप्टी इंस्पेक्टर को खुदा हाफिज कहता है। डिप्टी इंस्पेक्टर भी हाथ हिलाकर जवाब देता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो बुरी तरह झेप कर बोला, मैं एक रोज इत्तेफाक से वहां मौजूद था। मैंने बुश को हाथ लहराते और डिप्टी इंस्पेक्टर को जवाब देते हुए देखा था। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। मैं मुस्कुरा दिया। तुमने तमाम जावियों से इस मामले पर गौर किया है, लेकिन तुम कोई माकूल तरकीब सोचने में नाकाम रहे हो। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। उसने सर उठाकर मुझे देखा। आप मजाक कर रहे हैं? मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। मैं बिल्कुल संजीदा हूं। जरा यह बताओ कि तुम सिर्फ मंसूबे बनाने में वक्त जाया करते हो या कभी तुमने उन पर अमल करने के बारे में भी गौर किया है? एंडी कुछ देर हैरतज़दा अंदाज में खामोश रहा। फिर उसने कहा, क्या आप, मेरा मतलब है कि आपका पेशा क्या है? मेरे पेशे के मुताल्लिक तुम्हें गौर करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरे साथ इस कार खैर में शिरकत करने के लिए तैयार हो? उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और घबरा कर चारों तरफ देखा। मैं आम हालात में कभी उसे अपना शरीक बनाने पर गौर न करता, लेकिन एक अजनबी शहर में किसी मकामी आदमी की शिरकत के बगैर कोई मंसूबा कामयाब होना मुमकिन नहीं होता। जब उसे यकीन हो गया कि हमारी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं है तो उसने आगे झुकते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या आप वाकई संजीदा हैं? कतई, मैंने जवाब दिया। उसने मजीद कुछ कहने से पहले चारों तरफ देखा। आधा आधा। हाँ हाँ, आधा आधा, मैंने जवाब दिया। तुम बार बार सर घुमाकर इधर उधर ना देखो। इस तरह लोग खामखा मुतवज्जे हो जाते हैं। हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। ओ सॉरी सॉरी। वो सीधा होकर बैठ गया और होंठों पर जबान फेरने लगा। मैं हमेशा इस काम के ख्वाब देखा करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। छोड़ो ये बातें, हमें असल मौजू पर सोचना चाहिए। मैं तिजोरी तोड़ना नहीं जानता, इसलिए नकब जनी पर गौर करना फजूल है। यहां रिवॉल्वर दिखाकर थैला झपटना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं मजदूरों के हाथों हड्डियां तोड़वाना नहीं चाहता। बगली दरवाजा इस्तेमाल करना भी बेकार है, क्योंकि वो थाने के सामने खुलता है। अब सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि जब बुश बैंक जाने के लिए यहां से बाहर निकले तो उसे दरमियान में कहीं रोक लिया जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस पर भी गौर करना बेकार है, एंडी ने कहा। बैंक सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। इसके अलावा जुमे की शाम को इतनी चहल पहल होती है कि चलने की जगह भी नहीं मिलती। आप बाहर निकलकर खुद तस्दीक कर सकते हैं। मैं गहरी सोच में डूब गया। एंडी ने जो हालात बताए थे उसके पेश नज़र हुकूमत अमरीका के खजाने पर डाका डालना मुमकिन था, लेकिन बुश को लूटना मुमकिन नहीं था। कुछ देर बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं खासा आराम कर चुका हूं। गर्मी भी कम हो गई है, इसलिए मुझे अब ठंडे ठंडे अपने सफर पर रवाना हो जाना चाहिए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे धात की बनी हुई दो चीजें आपस में टकरा गई हों। दूसरे लम्हे बार में बैठे हुए मजदूर अपनी मेजों से उठकर भागते हुए बाहर जाने लगे। बार की वाहिद खिड़की चूंकि बहुत ऊंची थी, इसलिए अंदर से सड़क का मंजर देखना मुमकिन नहीं था। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि पूरा बार खाली हो गया। बाहर जाने वाला आखिरी गाहक मैं था। बार अटेंडर भी काउंटर के पीछे से निकलकर दरवाजे पर आ गया था। ट्रैफिक रुक गया था।
लोग सैकड़ों की तादाद में हर तरफ से भाग भाग कर वहां जमा हो रहे थे। मैंने हुजूम में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रहा। इत्तेफाक से एंडी मुझे नजर आ गया। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं, चंद कारें आपस में टकरा गई हैं, एंडी ने उकताए हुए लहजे में कहा, जैसे उसे इससे बड़ा हादसा न होने पर बेहद मायूसी हुई हो। अब आप समझे मैं क्यों इस कस्बे से न ला हूं। मैं समझा नहीं। इतने जरा से वाक़े पर हर शख्स दौड़ पड़ा। इसकी वजह यह है कि यहां कभी कोई गैर मामूली बात होती ही नहीं है। मेरे जहन में मान एक ख्याल उभरा। फर्ज करो कि यह हादसा अगर उस वक्त पेश आता जब बुश रकम का थैला लिए निकलता था, तो तमाम ग्राहक सड़क पर ही आ चुके होते। बार में बार अटेंडर के सिवा कोई ना होता। मैंने घूमकर चारों तरफ का जायजा लिया। इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों से बेशुमार चेहरे झांकते हुए नजर आए। चौराहे के जिस हिस्से में यह वाकया पेश आया था, उसके करीब सर ही सर नजर आ रहे थे। इसके अलावा पूरा चौराहा सुनसान पड़ा था। हर वो शख्स जो काम नहीं कर रहा था वहीं मौजूद था। अगर आइंदा जुमे को बुश के निकलते वक्त लोगों की तवज्जो इसी किस्म के किसी वाक़े की तरफ मबसूल करा दी जाए, तो बुश को लूटना बच्चों का खेल साबित होगा। मैं अपना सामान किसी होटल में रख दूं और रात बसर करने का इंतजाम कर लूं। उसके बाद हम इस मामले पर गौर करेंगे। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे किस तरह राब्ता कायम कर सकता हूं एंडी? मैं बुश के बार में मिलूंगा। वहां नहीं, इस तरह हम खामखा लोगों की नजरों में आ जाएंगे। तुम्हारे घर पर टेलीफोन है? हां, एंडी ने मुझे अपने घर का फोन नंबर बताया। फोन मेरे वालिद जोसेफ के नाम पर है। ठीक है, मैं तुम्हें रात 9 बजे टेलीफोन करूंगा, तुम खुद रिसीवर उठाना, मैंने उसे हिदायत की। बहुत बेहतर। यहां के क़याम के लिए कॉन्गुस का होटल बेहतरीन है। यहां से तकरीबन 1 मील होगा। अगर वो होटल उस कस्बे का बेहतरीन होटल था, तो मैं कस्बे के बदतरीन होटल का तसव्वुर तक जहन में नहीं ला सकता था। यह होटल एक कतार में बने हुए चौरस केबिनों पर मुश्तमिल था, जिनकी छत पर तारकोल फेर दिया गया था ताकि वो सूरज की तमाम हिद्दत जज्ब करके केबिन में फेंक दें और मुसाफिर गर्मी से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो सकें। बहरहाल मैंने केबिन पूरे 1 हफ्ते के लिए किराए पर ले लिया और किराया उसी वक्त अदा कर दिया। मैं गुस्ल करके होटल के रेस्टोरेंट में बैठ गया। रात का खाना खाया। ठीक 9 बजे एंडी को टेलीफोन किया। वो शायद टेलीफोन पर हाथ रखे बैठा था। 1 घंटी भी पूरी नहीं बजी थी कि उसने रिसीवर उठा लिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं। तुम्हारा मकान इस होटल से कितनी दूर है? तकरीबन आधा मील। मैं पैदल आ सकता हूं। ठीक है, मैं केबिन नंबर 5 में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। किसी से मेरे मुताल्लिक पूछने की जरूरत नहीं है, हर केबिन पर नंबर लिखा हुआ है। मैं 15-20 मिनट में पहुंचता हूं। 25 मिनट बाद एंडी मेरे केबिन में मौजूद था। मैंने विस्की के 2 गिलास तैयार किए। एंडी, तुम्हें यकीन है कि तुम अमली तौर पर इस काम में हिस्सा लेना चाहते हो? मैंने उससे दरियाफ्त किया। मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहां हफ्ते भर रुकूं, मंसूबा तैयार करूं और ऐन वक्त पर तुम बुज़दिलों की तरह पीठ दिखा जाओ। इस तरह खामखा मेरा वक्त बर्बाद होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, एंडी ने कहा। अगर मैं आपको इस वक्त कुछ नर्वस नजर आ रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि यह ख्याल ही मेरे लिए नया है। मैं चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं इस मनहूस कस्बे से निकलना चाहता हूं। इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। यह मेरा पहला और आखिरी मौका है। अगर मैंने ये मौका भी गंवा दिया तो उम्र भर यहीं कैद रहूंगा। चलो, मैं तुम पर एतबार कर लेता हूं। तुमने आज एक बात नोट की? जब सड़क पर वो हादसा पेश आया था तो बुश का बार 1 मिनट के अंदर अंदर खाली हो गया था। यह कोई नई बात नहीं है। अगर ऊपर से जेट तैयारा भी गुजरता है तो यहां के लोग यही करते हैं। फर्ज करो कि हम आइंदा जुमे को 5 बजने में 1 मिनट पर ऐसा ही कोई हंगामा खड़ा कर दें, तो उसने चंद दमों बाद कहा, लेकिन हम किस किस्म का हंगामा खड़ा कर देंगे? अभी मैंने इस पर गौर नहीं किया है। हम दोनों थोड़ी देर बहस करते रहे। मैंने उससे पूछा, तुम आमतौर पे घर में किस वक्त होते हो? हम 7 बजे शाम का खाना खाते हैं, एंडी ने जवाब दिया। अगर आप 7:15 बजे फोन करेंगे तो मैं जरूर मिल जाऊंगा। ठीक है, मैं कल 7 बजे तुम्हें फोन करूंगा। और हां, मैं कल बुश के बार में जाऊंगा। अगर तुम मुझे वहां देख लो तो बिल्कुल अजनबी ना बन जाना, क्योंकि आज कुछ लोगों ने हमें वहां एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए देखा होगा। अगर कल उन्होंने हमें एक दूसरे से अजनबी बने देखा तो उन्हें हैरानी होगी, जो आइंदा किसी मुश्किल का बाइस बन सकती है। अगर तुम मुझे वहां बैठा देखो तो बस सर का इशारा काफी रहेगा। गुफ्तगू की कोशिश ना करना।
हाँ ठीक है, एंडी ने कहा। अगर आप कल वहां जाने का इरादा रखते हैं तो अपनी गाड़ी अच्छी तरह मुकफ्फिल करके जाइएगा, क्योंकि यहां लड़कों का एक महबूब मशगला यह भी है कि वो कोई गाड़ी खुली देखकर उसमें खूब सवारी करते हैं और जब दिल भर जाता है तो उसे कहीं भी खड़ा करके गायब हो जाते हैं। गाड़ी तो वापस मिल जाती है, लेकिन परेशानी बहुत होती है। बस औकात लड़के गाड़ी कहीं भी मार देते हैं, इससे नुकसान भी हो जाता है। दूसरे रोज हफ्ता था। मैं दोपहर के बाद जैकेट पहनकर बुश के पार में गया। इससे पहले मैंने अपनी गाड़ी में चौराहे का एक चक्कर लगाया था। उस वक्त वहां इतनी चहल पहल नहीं थी, लेकिन बेरौनकी भी नहीं थी। एंडी का यह कहना दुरुस्त था कि चौराहे पर हर वक्त लोग मौजूद रहते हैं। मैंने गाड़ी खड़ी करने के लिए एक गली मुंतखब की, उसे अच्छी तरह मुकफ्फिल करके बाहर में आ गया। मैंने यह फासला कलाई की घड़ी में देखकर तय किया था। बुश के बार तक पहुंचने में आधा मिनट लगा। मैंने फैसला किया कि आइंदा जुमे को अपनी गाड़ी इसी जगह खड़ी करूंगा। मैं बहुत देर तक बार में बैठा अंदर और बाहर का जायजा लेता रहा। दोपहर का वक्त था, मगर आधी से ज्यादा नशिस्तें भरी हुई थीं। मैं वहां से उठकर 1 घंटे तक फरार होने के रास्तों का जायजा लेता रहा। मुझे एक सड़क ऐसी नजर आई जो सीधे कस्बे से बाहर जाती थी। दरमियान में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं था। पूरा रास्ता साफ और सुनसान था। मैं गाड़ी में 30 मील आगे तक उसका जायजा लेकर आया। फरार होने के लिए यह बेहतरीन रास्ता था। मैंने वापसी में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और दोबारा बुश के बार में आकर बैठ गया। तकरीबन 4:30 बजे एंडी बार में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे में खड़े होकर अंदर सरसरी नजर डाली। मुझे देखकर उसने सर को हल्के से जुम्बिश दी और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। वहां वो फौरन एक मजदूर से गुफ्तगू करने में मशगूल हो गया। मुझे यह देखकर बेहद मुसर्रत हुई कि एंडी इस खेल के उसूल बड़ी तेजी से सीख रहा है। वो वहां तकरीबन 1 घंटे रहा, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा। 24 घंटों में यह इनकलाब बहुत इत्मीनान बख्श और खुशाइन था। 7:15 बजे मैंने उसे अपने होटल में टेलीफोन किया कि लोगों को मुतवज्जे करने के लिए क्या हंगामा किया जाए। मेरे जहन में अब तक कोई तरकीब नहीं आई है। तुम्हारी समझ में कोई तरकीब आई? नहीं, एंडी ने जवाब दिया। खैर, मैं तुम्हें कल टेलीफोन करूंगा। मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इतवार को बुश का बार बंद रहता था। यह मुझे वहां पहुंचकर मालूम हुआ। मैंने सारा दिन रास्तों की देखभाल में वक्त गुजार दिया। पीर के रोज दोपहर को गली में गाड़ी खड़ी करके जब मैं बुश के बार की तरफ जा रहा था, मैंने चौराहे पर एक मुख्तसर सा हुजूम देखा। मेरे कदम बेख्तियार उस तरफ उठने लगे। शायद मैं भी कस्बे रहने वालों जैसी आदतें इख्तियार करने लगा था। मैंने पंजों के बल उचक कर देखा। वहां आग लगने की इत्तला देने वाली घंटी नस्ब थी। एक मिस्त्री पुरानी घंटी निकालकर नई घंटी लगा रहा था। ये एक चौकोर सा डब्बा होता है। इसका हैंडल खींचने से आग बुझाने के स्टेशन में खतरे की घंटी बजने लगती है और आग बुझाने वाली गाड़ियां फौरन खतरे का सायरन बजाती हुई इस जगह पहुंच जाती हैं। खतरे की घंटी बजाना कस्बे के बच्चों का महबूब मशगला था। गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंचती थीं तो बच्चे इधर उधर छुप जाते थे। संतरी को नई घंटी लगाता देखकर मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका हुआ। मैंने फोन करके एंडी को अपने पास बुला लिया और उससे पूछा, तुमने चौराहे पर खतरे की घंटी का बॉक्स देखा है? एंडी चंद लम्हे जहन पर जोर देता रहा, फिर उसने नफी में सर हिला दिया। मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, बुश की मुखालिफ संद में चौराहे पर एक बॉक्स लगा हुआ है। जुमे के रोज तुम 5 बजे से पहले उसका हैंडल खींचोगे ताकि ठीक 5 बजे आग बुझाने वाली गाड़ियां सायरन बजाती हुई चौराहे पर पहुंच जाएं। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि मैं सबके सामने ये हरकत करूं? शाम को चौराहे पर तिल धरने की जगह भी नहीं होती, एंडी ने परेशान होते हुए कहा। हुजूम के दरमियान कोई भी शख्स बड़ी से बड़ी हरकत करके आसानी से निकल सकता है, मैंने कहा, मगर तुम कहीं अपनी बौखलाहट या घबराहट से दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे न कर लेना। लेकिन उन डब्बों पर शीशा लगा होता है, पहले उसे तोड़ना पड़ेगा। शीशा तोड़ने की आवाज राहगीरों को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेगी। उसकी तरकीब यह है कि तुम जुमेरात की रात किसी वक्त शीशा पहले ही तोड़ देना। सुबह किसी को शीशा टूटने का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आज ही वहां नई घंटी लगाई गई है। इतनी जल्दी कौन देखभाल करने आता है? तुम फुटपाथ पर चलने वालों के दरमियान शामिल हो जाना और टहलते हुए घंटी के करीब पहुंच जाना, फिर फुर्ती से उसका हैंडल खींचकर आगे बढ़ जाना। एंडी कुछ देर गौर करता रहा, फिर उसका चेहरा कामयाबी के ख्याल से दमकने लगा। ठीक है, यह तरकीब बहुत उम्दा रहेगी। सायरन बजाती हुई गाड़ियां जैसे ही चौराहे में दाखिल होंगी, बुश का बार मिनटों में खाली हो जाएगा। अब हमें यह देखना है कि हैंडल खींचने के बाद
गाड़ियों को चौराहे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ये बहुत अहम सवाल है। चौराहे से फायर स्टेशन का फासला कितना है? मेरा ख्याल है आग बुझाने वाली गाड़ियां 3 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगी, एंडी ने कहा। अगर तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है तो तुम्हें 5 बजने में 4 मिनट पर हैंडल खींचना होगा, ताकि गाड़ियां 5 बजने में 1 मिनट पर पहुंच जाएं और बार के तमाम ग्राहक 1 मिनट में बार से बाहर निकलकर सड़क पर चले जाएं। जब ठीक 5 बजे बुश रकम का थैला लेकर अपने दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मेरे और बार अटेंडर के सिवा कोई नहीं होगा। मैं उन दोनों से तन्हा निमट लूंगा। तुम्हारा काम यह होगा कि तुम 5 बजने में 4 मिनट पर हैंडल खींचकर इत्मीनान से टहलते हुए मेरी गाड़ी तक आ जाना और गाड़ी मोड़कर उसका रुख कस्बे से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ कर देना और कार का इंजन बंद न करना। मैं इस असना में रकम का थैला ले आऊंगा। मैं जैसे ही अंदर बैठूंगा तुम गाड़ी चला देना, लेकिन गाड़ी बहुत तेज ना चलाना, आम रफ्तार से चलाना। समझ गए ना? मैं ठीक 4:30 बजे गाड़ी खड़ी करूंगा, तुम वहां आ जाना। मैं चलते चलते गाड़ी की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ठीक है ना? चूंकि खतरे का सारा काम मैं अंजाम दूंगा और तुम मंजर आम पर नहीं आओगे, इसलिए तुम्हें गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। मैं तो उसी वक्त अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। तुम 2-3 हफ्ते रुक कर फिर जहां जी चाहे चले जाना। अगर तुम इस वारदात के फौरन बाद कस्बा छोड़ने की कोशिश करोगे तो पुलिस को खामखा तुम पर शक हो जाएगा। रहा रकम का सवाल, तो मैं गाड़ी में जल्दी जल्दी रकम गिनकर आधी तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम गाड़ी से उतर जाना, मैं सीधा चला जाऊंगा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कल शाम 5 बजे अपने घर से फायर स्टेशन टेलीफोन करके उन्हें कहीं आग लगने की इत्तला देना, लेकिन यह ख्याल रहे कि तुम उन्हें जिस जगह का पता बताओ उसका फासला फायर स्टेशन से उतना ही हो जितना फायर स्टेशन से बुश के बाहर का है। इस तरह हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ियां चौराहे तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। 5-10 सेकंड ऊपर नीचे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायर स्टेशन फोन करने से पहले तुम मुझे उस जगह का पता बता देना जहां तुम आग लगने की इत्तला दोगे। मैं वहां खुद खड़ा होकर सही वक्त का अंदाजा लगाऊंगा। तुम अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो ताकि खामखा कोई गलतफहमी ना हो। मैं जुमे के रोज ठीक 4:30 बजे मुकर्ररा जगह पहुंच गया। एंडी वहां पहले से टहल रहा था। मैंने अपनी गाड़ी मुकफ्फिल करके चाबी उसके हवाले करते हुए कहा, तुमने रात बॉक्स का शीशा तोड़ दिया था ना? उसकी जरूरत पेश नहीं आई, एंडी ने जवाब दिया। वो कुछ नर्वस नजर आ रहा था। वहां नए किस्म का बॉक्स लगाया गया है, उसमें शीशा नहीं है। वो गाड़ी की चाबियां जेब में रखकर आगे बढ़ गया। मैं आधे मिनट में बुश के बार में दाखिल हुआ और बियर का एक गिलास लेकर बिल्कुल आखिरी मेज पर बैठ गया। अचानक मुझे ख्याल आया कि हमने अपनी घड़ियां तो मिला ली हैं, मगर बार के घंटे से वक्त नहीं मिलाया। मैंने जल्दी से घंटे की तरफ देखा। मेरी घड़ी उससे 15 सेकंड आगे चल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और इंतजार करने लगा। 4:45 बजे बुश काउंटर के पीछे से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ जाने लगा। उसके हाथ में कैनविस का एक थैला था। उसने चाबी से दफ्तर का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर कमरा बंद कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब बुश अपनी तिजोरी खोलकर अंदर से रकम निकाल रहा होगा। अब वो सारी रकम गिन रहा होगा और अब वो जमा करने की स्लिप में रकम का इंतजाज कर रहा होगा। 5 बजने में 3 मिनट बाकी थे कि दूर से सायरन बजने की धीमी आवाज सुनाई दी। बार में एकदम सन्नाटा तारी हो गया। तमाम गाहक कान लगाकर सायरन की आवाज सुनने लगे। सायरन की आवाज ज्यादा करीब पहुंच गई। अंदर बैठे हुए चंद गाहक उठकर बाहर गए। जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, गाहक उठ उठकर बाहर जाने लगे और जब आग बुझाने की पहली गाड़ी चौराहे में दाखिल हुई तो बार के अंदर भूचाल सा आ गया। सब लोग एक साथ बेतहाशा दरवाजे की तरफ भागे और जब ठीक 5 बजे बुश दफ्तर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पूरा बार खाली था। बार अटेंडर भी काउंटर के पीछे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बुश को देखते ही रिवॉल्वर निकाल लिया। वो उस वक्त अपने दफ्तर का दरवाजा बंद करके मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसके एक हाथ में कैनविस का थैला लटका हुआ था। मिस्टर बुश, आप अपना थैला जमीन पर फेंक दीजिए और अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं बेदरेग उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बुश ने थैला जमीन पर फेंक के हाथ फजा में बुलंद कर दिए। यही हरकत बार अटेंडर ने भी की। तुम दोनों दफ्तर के अंदर चलो, मैंने दूसरा हुक्म दिया। उन्होंने फौरन तामील की। मैंने दफ्तर के दरवाजे से अंदर एक तायराना नजर डाली। वहां तकरीबन 10 फुट ऊंची एक खिड़की थी। उसमें आनी सलाखें लगी हुई थीं। उसूलन मुझे उन दोनों को अच्छी तरह बांध देना चाहिए था,
लेकिन मेरे पास वक्त कम था। मैंने सोचा मेरे जाने के बाद उन्हें किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में चंद मिनट तो जरूर लगेंगे, और जब कोई उनकी मदद के लिए आएगा तो उसे दरवाजा तोड़ने में भी कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाएगी, और जब पुलिस कस्बे से बाहर जाने वाली सड़क की नाकाबंदी करेगी तो मैं 40-50 मील दूर निकल चुका होऊंगा। दरवाजे की चाबी जमीन पर फेंक दो, मैंने बुश को हुक्म दिया। उसने कांपते हुए हाथों से चाबी निकालकर फर्श पर फेंक दी। मैं दफ्तर का दरवाजा मुकफ्फिल करके बार से बाहर निकल आया। हस्बे तवक्को चौराहे के दूसरी तरफ लोग आग की गाड़ियां घेरे खड़े थे। हर तरफ से लोग भाग भाग कर हुजूम में शामिल हो रहे थे। चारों तरफ की इमारतों से चेहरे झांक रहे थे। पूरा चौराहा सुनसान पड़ा था। मुझ पर या मेरे थैले पर किसी ने तवज्जो नहीं थी। मैं इत्मीनान से चलता हुआ गली में घुसा। मेरी गाड़ी ठीक जगह खड़ी थी, मगर एंडी का दूर दूर पता नहीं था। मेरी पेशानी अर्क-आलूद हो गई, बदन ठंडा होने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। गाड़ी की चाबी एंडी के पास थी। आखिर एंडी कहां मर गया? मैं गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वक्त बहुत कम था, एक एक लम्हा कीमती था। मैं ज्यादा देर उसका इंतजार नहीं कर सकता। रकम का थैला मेरे हाथ में था और मैं गाड़ी के पास बेबस खड़ा था। मैंने जल्दी से करीब खड़ी हुई गाड़ियों का मुआयना किया, लेकिन वो सब अच्छी तरह मुकफ्फिल थी। मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो गया। मैंने अपनी गाड़ी और एंडी पर लानत भेजी और पैदल ही वहां से रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि मैं कस्बे से बाहर जाती हुई किसी गाड़ी से लिफ्ट ले लूंगा। इस मनहूस जगह से जल्द अज जल्द निकलना बेहद जरूरी था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क पर जा रहा था। मुखालिफ समत से कई गाड़ियां आ रही थीं, लेकिन कोई गाड़ियां उस समत में नहीं जा रही थीं जहां मेरा रुख था। बहुत दूर जाने के बाद मुझे एक सियाह रंग की सेडान नजर आई। वो मेरी समत में जा रही थी। मैंने मुड़कर दूर ही से हाथ का इशारा देकर उससे रुकने की दरखास्त की। वो गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैं मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही मेरी नजर गाड़ी के सफेद मोनोग्राम पर पड़ी, मुस्कुराहट मेरे लबों पर मुंजमद हो गई। वो पुलिस की गाड़ी थी और पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ डिप्टी इंस्पेक्टर खिड़की से हाथ निकालकर रिवॉल्वर से मेरे सीने का निशाना ले रहा था। रकम का थैला बेख्तियार मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। मुझे हथकड़ियां पहनाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने बड़े तल्ख लहजे में इंस्पेक्टर से पूछा, आखिर मेरे मंसूबे में खामी क्या रह गई थी? खामी नहीं, खामियां, इंस्पेक्टर ने तसी करते हुए कहा। सबसे पहली खामी यह थी कि तुमने बुश और बार अटेंडर को दफ्तर में मुकफ्फिल करके बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया। तुमने वो टेलीफोन नहीं देखा जो मेज पर रखा हुआ था। तुम्हारे जाते ही बुश ने हमें फोन पर इत्तला दे दी। इतनी बड़ी हिमाकत आखिर मुझसे सरजद कैसे हुई? मैंने खुद को कोसते हुए सोचा। फिर मुझे याद आया कि जब वो दोनों मेरे हुक्म पर दफ्तर में गए थे तो मेज के करीब खड़े थे। टेलीफोन उनके पीछे छुप गया होगा। दूसरी खामियां क्या थीं? मैंने पूछा। तुमने जिसे अपना शरीक बनाया था वो बेहद बुज़दिल है और अपनी कम हिम्मती के लिए पूरे कस्बे में मशहूर है। बुश ने जैसे ही हमें डकैती की इत्तला दी, हमें फौरन एहसास हो गया कि आग बुझाने की गाड़ियां दरअसल डकैती के लिए इस्तेमाल की गई हैं। हमने फौरन एंडी से सारा मंसूबा उगलवा लिया। उसे अपनी जबान खोलने में सिर्फ 2 मिनट लगे। लेकिन तुमने एंडी को पकड़ा कैसे? डिप्टी इंस्पेक्टर जोर से हंसा। हमने एंडी को नहीं पकड़ा, बल्कि वो खुद हमारा इंतजार कर रहा था। बात यह है कि बच्चों ने मजाक कर करके आग बुझाने वाले अमले को परेशान कर रखा था। चुनाचे उन्होंने तंग आकर तजुर्बे के तौर पर एक नए किस्म का बॉक्स लगाया था। जैसे ही कोई उसका हैंडल खींचता, वो हैंडल फौरन हथकड़ी बनकर हाथ पकड़ लेता है। हैंडल खींचने वाला उस वक्त तक हथकड़ी से अपनी जान नहीं छुड़ा सकता जब तक आग बुझाने वाले अमले का अफसर चाबी से हथकड़ी ना खोल दे। ये तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। एंडी उसका पहला शिकार साबित हुआ। मैं हवन्नकों की तरह डिप्टी इंस्पेक्टर का मुंह देख रहा था।